वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा की उस जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे कि टाटा सॉल्ट ने पूरे के पूरे इंडियन सॉल्ट इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। टाटा सॉल्ट के इंडियन इंडस्ट्री में घुसने से पहले जो इंडियन सॉल्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड थी। जो भी कोई सॉल्ट हुआ करता था वो डायरेक्टली सी से प्रोसेस करके कंज्यूमर्स तक भेज दिया जाता था, इसलिए जो उसकी क्वालिटी हुआ करती थी वो उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। टाटा ने इसी बात का फायदा उठाया। टाटा ने सॉल्ट इंडस्ट्री के अंदर लूप होल्स ढूंढना शुरू किए और उन लूप होल्स को भरना स्टार्ट किया। टाटा की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो इंडिया की सॉल्ट इंडस्ट्री में ऐसी पहली कंपनी थी जिसने कि सॉल्ट को बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडिया के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था। टाटा से पहले और भी जो भी छोटे छोटे लोग थे, जितने भी लोग थे जो कि सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे और जो कि सॉल्ट की मार्केटिंग किया करते थे, वो वर्ड यूज किया करते थे सॉल्ट। लेकिन टाटा की जो जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उन्होंने एक चीज को चेंज किया, वो था सॉल्ट से नमक वर्ड का यूज करना। अब इंडिया के जो लोग हैं वो खुद को इस वर्ड से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। टाटा ने एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि जो भी लोग थे जो कि नमक को अपने देश से जोड़ करके देखते थे, वो लोग खुद को टाटा से जोड़ करके देखने लगे। टाटा ने कंज्यूमर बिहेवियर्स और कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स का बहुत अच्छे से यूज किया और उन्होंने एक टैगलाइन भी जारी की कि टाटा नमक देश का नमक, ठीक है। और जो इंडिया के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई जहां का नमक खाया वहां से हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं। तो इंडिया के जो कंज्यूमर्स थे वो अगर बाय चांस अगर टाटा को छोड़कर किसी और कंपनी से नमक लेने के लिए जाते भी थे तो फिर उनको ऐसा लगता था कि हम अपने देश के साथ ही कुछ गलती कर रहे हैं, मतलब हम कुछ गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज जिसने कि टाटा सॉल्ट को इतना ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया वो थी टाटा की ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा मैटर करती है उसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मार्केट में दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। दोनों प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो लगभग बराबर है, मतलब सेम ही है। अब अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि आप दोनों में से कौन से प्रोडक्ट को चूज करेंगे, तो आप जो भी प्रोडक्ट को चूज करेंगे आप ये दिमाग में रख करके चूज करेंगे कि उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। मान लीजिए अगर उसमें से कोई एक चाइनीज कंपनी है और दूसरी जो बी है वो इंडियन कंपनी है, तो आप प्रेफर करेंगे इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट लेने का, ठीक है। तो यही जो स्ट्रेटेजी थी वो टाटा ने यूज किया था, इसी स्ट्रेटेजी को, और टाटा ने एक पैट्रियोटिक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया था पूरे के पूरे इंडिया के अंदर टाटा सॉल्ट को लेकर, और एक फीलिंग ऑफ रिलेटिवनेस उस टाटा सॉल्ट के साथ एसोसिएट हो गई थी सारे के सारे इंडियंस की, जिसकी वजह से टाटा सॉल्ट इतनी तेजी से ग्रो किया और टाटा इतनी बड़ी कंपनी बन गई इंडिया की सॉल्ट इंडस्ट्री में। चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स के बारे में जो कि हम इस टाटा सॉल्ट की केस स्टडी से सीख सकते हैं। तो आते हैं पहले बिजनेस लेसन पे। तो हमारा पहला बिजनेस लेसन है ऑलवेज फाइंड द लूप होल्स इन द मार्केट। अगर आप एक फ्यूचर बिलियनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक चीज करने की जरूरत है, वो ये कि लोगों की जो जरूरतें हैं सबसे पहले आप उन्हें ढूंढिए और उन जरूरतों को पूरा कीजिए। ये चीज ढूंढिए कि मार्केट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे कि बाकी लोग परेशान हैं, और कोशिश कीजिए कि उन लूप होल्स को आप भरने का काम करें। अगर आप उन लूप होल्स को भरने का काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आप एक फ्यूचर बिलियनियर हो सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरे बिजनेस लेसन के बारे में। तो दूसरा बिजनेस लेसन है हमारा द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, ईदर यू शुड बी द बेस्ट इन दैट डोमेन, और दूसरा तरीका, यू शुड बी द फर्स्ट इन दैट डोमेन। मतलब अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो या तो आप उस चीज में बहुत ही ज्यादा बेस्ट बन जाइए या फिर आप उस चीज में आने वाले पहले इंसान बन जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है कि आपके पास एक अपर हैंड रहने वाला है अपने कॉम्पिटिटर से। तो चलिए बात करते हैं तीसरे बिजनेस लेसन के बारे में जो कि हम इस टाटा सॉल्ट की केस स्टडी से सीख सकते हैं। तो तीसरा बिजनेस लेसन है ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिलेटिवनेस टू द प्रोडक्ट। मतलब आपके जितने भी जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं,
आप उन्हें ऐसा फील कराने की कोशिश कीजिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपकी कंपनी का नहीं बल्कि उन्हीं का एक पार्ट है। मतलब वो खुद को उस प्रोडक्ट से रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, खुद को उस प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे बिजनेस लेसन के बारे में। तो चौथा बिजनेस लेसन है कि ऑलवेज ट्राई टू रिलेट योर प्रोडक्ट विद द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, उतना ज्यादा से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आप इंडिया में उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो ये दो चीजें आपके पास आपको जो आपके फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एक अपर हैंड देने वाली है। और दूसरी बात ये भी है कि जो इंडियंस होते हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टाटा नैनो जो कि वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार थी वो इंडियन मार्केट में बुरी तरह से कैसे फेल हो गई, जबकि उसकी जो सेल्स थी वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई थी। जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और ऐसी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी बहुत सारी बिजनेस स्टडीज फ्यूचर में लाता रहूंगा। थैंक यू।